हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग एकदम मस्त और मजे में होंगे। 2026 का ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, आशा करती हूँ आपने देखा होगा। तो पिछले साल की तरह ही सेम मैंने इस बार भी करने का ट्राई किया है। पिछले साल भी पहली वीडियो जो हमारे चैनल पे आई थी ना, वो Q&A वीडियो थी। तो मैंने सोचा उस परंपरा को कायम रखा जाए और इस बार भी Q&A वीडियो किया जाए। तो मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट और मेरे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि जो भी सवाल है आपके अंदर, बेझिझक आप मुझसे पूछ लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका जवाब आपको देने के लिए। अब सारे ही क्वेश्चंस तो नहीं ले सकते, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चंस मुझे लगा कि ठीक है, बाकी लोगों के में भी सवाल होंगे ऐसे या क्वेश्चंस लिया जाए, इंटरेस्टिंग है, तो वो मैंने ले लिया है। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ू ना, एक कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है और वो है कंसल्टेशन के बारे में, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन देने के बारे में। तो उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट मैं अपने चैनल पे करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, जिससे कि आपका फायदा होगा। तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट अभी इसी वक्त कर लीजिए ताकि आप वो वीडियो मिस ना कर जाए। तो जिन लोगों ने भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के बारे में पूछा है, उस सवाल को साइड करते हैं। मैंने उसका जवाब दे दिया कि आगे कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो मैंने ले लिया है और मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है। तो चलिए लेट नहीं करेंगे, कोशिश करूंगी टू द पॉइंट फटाफट जवाब दे दूं, वरना Q&A ना बड़ा लंबा हो जाता है, पर फिर भी थोड़ा लंबा तो हो ही जाएगा। तो चाय लेकर के बैठ जाइए, इसीलिए ये वीडियो मैं शाम को अपलोड कर रही हूँ ताकि आपकी चाय कॉफी के साथ में ये वाली वीडियो भी हो जाए। तो पहला सवाल जो मैंने लिया है वो है सुमैया जी का, और ये बोल रही है, मैं ना सवाल को इन शॉर्ट में पढ़ लूंगी ताकि पूरा लंबा ना पढ़ना पड़े। मेनली ये जानना चाहती हैं कि हम इतना स्टेकेशन, वेकेशन, फॉरेन ट्रिप कैसे प्लान कर लेते हैं, कैसे मैनेज हो जाता है। तो सुमैया जी, 2025 की अगर आप मेरे जनवरी वाली वीडियोस में जाओगे ना, तो मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग पे वीडियो शेयर किया है। उस पर मैंने ये बताया था कि हम लोग ना कुछ फंड्स एलोकेट कर देते हैं वेकेशन के लिए। मैं भी अपनी इनकम का और अंगद भी अपने इनकम का, हम कुछ फंड अलग रखते हैं। क्योंकि ना पोस्ट कोविड ना, मेरी तो ये आप बोल सकते हो एक इच्छा हो गई है कि घूमना फिरना तो है, घर पे रह के रूटीन करते रहना, वही लाइफ जीना को जिंदगी नहीं बोलते। ये कोविड से पहले मेरे लिस्ट में नहीं हुआ करता था, मैं उतना घूमने को प्रेफरेंस नहीं देती थी, पर फिर मुझे ये रियलाइज हो गया, और नीव के बाद तो कुछ ज्यादा ही कि उसे भी दुनिया घुमानी है। तो प्रायोरिटी में हमारे ये आ गया है। अब जिस चीज को भी आप प्रायोरिटाइज कर लोगे ना, उसके लिए आपको सेव करना, उसके लिए फंड्स एलोकेट करने का आप प्रयास तो करोगे ही करोगे। तो वो हमने जरूर कर लिया है। उसके अलावा जो चीज बहुत हेल्प करती है वो है क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपके पास एक अच्छा क्रेडिट कार्ड है ना, तो उसमें पॉइंट सिस्टम होता है। जितना आप ट्रैवल करोगे, जितना फ्लाइट टिकट बुक करोगे, जितने होटल बुक करोगे, उसमें कुछ पॉइंट्स इकट्ठा होते हैं। उस पॉइंट्स को फिर से आप रिडीम कर सकते हो बहुत ही यूनिक वेज में। तो क्रेडिट कार्ड भी इसमें हेल्प करता है, ट्रैवल की बात करें, और फाइनेंशियल प्लानिंग भी हेल्प करता है। पर प्रायोरिटी हमारी है, इसलिए हम इसको मैनेज कर ही लेते हैं कि जाना ही जाना है। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं दिलबाग, और ये कहते हैं कि अंगद जी की फैमिली तो वेजिटेरियन है ना, तो आप नॉनवेज इसमें कैसे बना लेते हो। देखिए, अंगद जी की फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली डेफिनेटली वेजिटेरियन है, पर लकी मी कि अंगद और अंगद की जो इमीडिएट फैमिली है, मॉम डैड, ये एकदम हार्ड कोर वेजिटेरियन नहीं है। मतलब अंगद तो प्रॉपर नॉनवेज खाता है, मुझसे भी ज्यादा। पर अंगद के जो पापा थे ना, वो कुछ साल अफ्रीका में रहे थे शादी के इनिशियल ईयर्स में ही, तो वहां से नॉनवेज खाने का उनको आदत लग गया था। जब वो इंडिया आए तो अपनी वाइफ को भी इंट्रोड्यूस किया, अपने बच्चों को भी किया। पर राजकोट में ना अब तो बहुत नॉनवेज मिलता है, अब तो मैं देखती हूँ अलग अलग होटल्स खुल गए हैं नॉनवेज के लिए, पर पहले ना नहीं थे, तो फ्रेश नॉनवेज वहां नहीं मिलता था। तो ये लोग एग तो खाते थे घर में, पर नॉनवेज खाने के लिए कभी भी अगर गोवा गए या कहीं बाहर घूमने गए तो ये लोग पूरी फैमिली खाती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीव कुमार जी का। ये कहते हैं नेगेटिविटी से कैसे बचे, लोगों का बिहेवियर जो नेगेटिव है उनसे, जो दूसरों से जलते हैं उनसे कैसे बचा जाए। बड़ा अच्छा सवाल है। हम सबके आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हमें ये पता है कि ये हमारे लिए नेगेटिव सोचते हैं, पर क्या करें, ये हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं या इनके होने से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम हो जा रही है, इनकी जो ऑरा है वो नेगेटिव है, तो क्या किया जाए। तो अगर ऐसा इंसान आपको लगता है आपके घर आया है और घर आकर के गया है, तो उनके जाते ही, ये मैं भी फॉलो करती हूँ, आप ना घर को नमक के पानी से पोंछ लीजिए। बड़ा अच्छा हैक है, आप देखोगे वो सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। पर अगर वो इंसान साथ ही रहता हो तो, या रोज का ही मिलना जुलना हो तो, है ना, या दूर से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो क्या किया जाए। देखिए, तो उनके ऑरा को हम पॉजिटिव नहीं कर सकते, उनकी सोच हम नहीं बदल सकते, पर हम अपने ऑरा को पॉजिटिव रख सकते हैं, अपने आसपास कवच क्रिएट कर सकते हैं कि हम इतने स्ट्रांग एनर्जी फील्ड में आ जाएं कि लोगों के थॉट प्रोसेस से हमें फर्क ना पड़े। इसके लिए आप जाइए यूट्यूब में और सर्च करिए विष्णु सहस्त्र नामम। इसका मतलब है 1000 नाम विष्णु जी का। ये एक बहुत स्ट्रांग कवच है, और सिर्फ ये आपको नेगेटिविटी से नहीं बचाएगा। अगर आप ग्रह नक्षत्र से परेशान हो या किसी ऐसे दशा से गुजर रहे हो जहां पे आपको बहुत मैलेफिक इफेक्ट आ रहा है, या प्लैनेट्स का आ रहा है, या किसी लोगों का आ रहा है, या इन जनरल परेशानियों में घिरे हो ना, ये रोज सुनना शुरू करिए। मैं तो बोलूंगी रिसाइट करिए, पर मुश्किल है इसको बोल पाना, तो सुनना शुरू करिए। सुनने मात्र से भी आपको ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगा।
मैं यहाँ वापस से लिख दे रही हूँ, मैंने क्या बोला, आप सर्च करना, बहुत अच्छा असर करेगा। ठीक है, तो आप अपने ही ऑरा फील्ड को पॉजिटिव करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति जी का, और ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है, आर यू प्लानिंग टू हैव अ सेकेंड चाइल्ड? एक्चुअली इसका जवाब हमने पिछले साल के Q&A में भी मैंने और अंगद ने साथ में मिलके कर दिया था। मैं फिर से दे देती हूँ, नो वी आर नॉट प्लानिंग फॉर अ सेकेंड चाइल्ड। तो अगर सेकेंड चाइल्ड आता ही है हमारी जिंदगी में या आता है हमारी जिंदगी में, तो समझ जाइएगा कि वो हमारी प्लानिंग से तो नहीं आया है, वो भगवान की प्लानिंग से आया है। पर अगर हमारी बात करें तो नहीं, वी आर वन एंड डन, तो नो प्लानिंग एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति ही जी का है कि शेयर योर रिटायरमेंट प्लान्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो रिटायरमेंट प्लान्स देखिए, मेरा बेसिकली प्लान तो ये है कि कुछ सालों में ही कुछ बिजनेस शुरू किया जाए, इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड बिजनेस शुरू किया जाए, और अगर वो बिजनेस अच्छा चलने लग जाता है तो रिटायरमेंट तो सॉर्टेड हो जाएगी। क्योंकि इंटीरियर एक ऐसा फील्ड है ना, क्योंकि मैं जुड़ी हुई हूं तो मुझे पता है कि उसमें जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है। तो अच्छा क्वालिटी काम देते हुए, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो अगर आपके सही कॉन्टैक्ट्स हैं और आपको सही तरीके से पता है। तो अगर वो चीज सही से मैं एग्जीक्यूट कर पाती हूँ तो देखिए रिटायरमेंट प्लान तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं होगा। उसके अलावा तो मैंने सेकंड प्लान सोचा ही नहीं, क्योंकि अगर सेकंड प्लान सोच लूँ ना तो ये फर्स्ट ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल तो अभी के लिए वही है कि, और बाद में मैं अंगद को भी उसमें खींच लूं, क्योंकि आईटी का जॉब है, कितना ही दिन कर लेगा जॉब, तो उसमें आ जाए तो मेरा वो बैकएंड संभाल सकता है, एग्जीक्यूशन वगैरह में हेल्प कर सकता है, मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। तो वो मेरा प्लान है, और ये प्लान मेरा बहुत पहले से था। इसीलिए मैंने लॉ के बाद में एक्चुअली MBA भी किया था कि मुझे अपना आगे जो बिजनेस खोलूंगी उसमें बहुत काम आएगा। तो देखती हूँ, यही रिटायरमेंट प्लान है। और जैसे मेरे इन-लॉज हैं कि आज भी वो अपने पैरों पे खड़े हैं, कमा रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं, वैसे मैं और अंगद भी चाहेंगे कि हम लोग ओल्ड एज में जो है अपने पैरों पे खड़े रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, जिसमें दिमाग भी लगा रहे और पैसे भी आते रहे, और थोड़ा इंडिपेंडेंट लाइफ रहे हमेशा हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिटर का, व्हेन यू आर प्लानिंग अ सेकंड बेबी। ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन इनका था, व्हाट इज योर एज नाउ। तो देखिए मेरा 33 कंप्लीट हो गया है, 34 रनिंग है। जी हाँ, मैं बहुत सीनियर हो चुकी हूँ अब, 34 मेरा रनिंग है, सोचिए। हाँ, पर एज बताते ही बड़ा चिंता हो जाता है, तो ये टॉपिक साइड ही कर देती हूँ मैं। ओके, प्रिया भाटिया जी का सवाल है, प्रिया भट्टी जी का, कि न्यू फ्लैट ले रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना चाहिए। बहुत कुछ ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान में रखिए कि नॉर्थ अलाइंड है कि नहीं उस प्रॉपर्टी का। वास्तु तो बहुत बाद में आता है, अगर नॉर्थ ही अलाइन नहीं है, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम, ट्रस्ट मी, 70% प्रॉपर्टीज जो मैंने बैंगलोर में देखे हैं इन गए 1 साल में, आपको पता है हमने बहुत देखे हैं, सबका नॉर्थ ही टेढ़ा है, डायगनल है, मतलब वो विदिशा वास्तु है। तो अगर नॉर्थ ही टेढ़ा हो तो आप बाकी डायरेक्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर अंडर कंस्ट्रक्शन लेना बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है किस डिग्री पे क्या फॉल हो रहा है। मूव इन वाला है तो फिर भी हम देख सकते हैं कॉम्पास से और जज कर सकते हैं कि फिर भी लिया जाए या नहीं लिया जाए। फिर भी मैं तो विदिशा वास्तु में नहीं जाना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो नॉर्थ देखना बहुत जरूरी है, वो बना रहता है, आर्किटेक्ट से आप मांगोगे तो प्लान में दे देगा। दूसरा ऑफकोर्स बेसिक वास्तु, किचन कहाँ पे है, एंट्रेंस कहाँ पे है ना, तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, मैं आपको लिंक दे दूंगी, जहां पे मैंने बताया है कि बेसिक फ्लैट लेते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप कोई अपार्टमेंट ले रहे हो ना, रेरा डेट भी देख लीजिए। बिल्डर्स बोलते हैं पोजीशन 2 साल में है, पर रेरा डेट जो है वो 5 साल बाद की होती है। तो मान के चलिए रेरा डेट ही बिल्डर फॉलो करने वाला है, तो रेरा का डेट क्या है पोजीशन का, वो जरूर पता कर लीजिए। और भी तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये भी बोलूंगी कि ले रहे हो अपार्टमेंट्स तो माई वन कंस्ट्रक्शन लीजिएगा, ब्लॉक वर्क मत लीजिएगा। ब्लॉक वर्क में बेकार का लीकेज सीपेज की इश्यूज आती है, तो फिर राहु डिस्टर्ब हो जाता है। तो माई वन कंस्ट्रक्शन है ना, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था आई थिंक 2 साल पहले, कि अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लैट ले रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें मैंने बहुत एक्सप्लेन किया था, तो आप देख लेना एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माधुरी गुप्ता का। फास्ट बोल रही हूँ कि क्या पता नहीं, पर सोचा है कि ज्यादा नहीं खींचूंगी, है ना, बहुत लंबा लंबा कहानी की तरह बात नहीं करूंगी, तो फटाफट बोल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माधुरी गुप्ता का, कि क्या कोई प्लान है आउट ऑफ इंडिया सेटल करने का इन फ्यूचर। देखिए, इच्छा तो होती है। आज से कुछ साल पहले अगर आप मुझसे पूछे होते तो मैं बोलती नहीं, इच्छा नहीं होती, क्योंकि पहले क्या हुआ, शादी के बाद तो मेरा कॉलेज था, तो मैंने यहाँ से लॉ किया, फिर MBA किया, तो मैं तो पढ़ाई में बहुत साल जो है वो लगी हुई थी। उस बीच में अंगद को एक बार आया था फॉरेन का, ठीक है, एक प्रोजेक्ट था जिसमें उसी कंपनीज को भेज रही थी, तो उस टाइम पे मेरा चल रहा था लॉ कॉलेज का लास्ट ईयर, तो हमने खुद से ही हटा दिया। तो तब तो मेरे मन में बिल्कुल नहीं था, तो मैं ही ऐसी थी कि नहीं 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 जाना है, अभी पढ़ाई करना है, फिर आगे काम करना है। पर अब अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर कुछ सालों के लिए चले जाए तो अच्छा होगा। नीव के लिए भी मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जब जाती हूँ ना, जब घूमने जाते हैं तो कुछ कुछ चीजें देख के लगता है कि हाँ यार, कुछ साल तो रहना चाहिए, एंड फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा अगर हम रह पाते तो। पर ऐसा अपॉर्चुनिटी अंगद के केस में ना बहुत ही कम आने वाली है। जो एक वही आई थी एक बार, जो हमने रिजेक्ट कर दिया, बहुत कम आती है, क्योंकि अंगद जो है सॉफ्टवेयर में नहीं है, हार्डवेयर में है।
तो एम्बेडेड सिस्टम्स हार्डवेयर में बहुत ही टफ है कि आपको बाहर का कोई जॉब मिल जाए। सॉफ्टवेयर वालों के लिए फिर भी रिलेटिवली इजी है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत ही कम है अंगद के फील्ड में। अगर आती है और अब लगता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं हाँ कुछ साल होकर आना चाहूंगी। फाउंडेशन ईयर्स भी नीव के अगर कुछ साल के वहां पे हो जाते तो भी अच्छा रहता, पर बहुत ही मुश्किल है आने का, तो एकदम नील ही समझिए कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुषा जोशी का, आर यू गाइज इंटरेस्टेड इन अब्रॉड। अच्छा, ये तो सेम ही आ गया। हाँ देखिए, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, तो वही मैंने बताया कि हाँ हमारी इच्छा है, पर हम ऐसे ट्राई नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि खोजते रहते हैं कि कोई ओवरसीज का जॉब हो, क्योंकि मैं ये बहुत बिलीव करती हूँ, और बिलीव नहीं करती हूँ, आइडिया भी है कि नौकरी, कुछ चीजें लाइफ में बड़ी फिक्स्ड है आपकी, है ना, पैदा होना आपका, आपका एजुकेशन, आपकी शादी, आपकी नौकरी, आपका बच्चा, आपका विदेश में सेटलमेंट, आप घर कब लोगे, गाड़ी कब लोगे, और आप दुनिया से कब जाओगे, ये सब कुछ इतना फिक्स्ड है ना, इतना फिक्स्ड है कि आपके हाथ में एक्चुअली होता नहीं है, लगता है कि है। तो अगर कभी समय सपोर्ट कर रहा होगा तो अपने आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ दिख जाएगा और आदमी अप्लाई कर देगा, पर जो वो ढूंढना होता है कि बैठ के ढूंढ रहे हैं, वो आपकी जो है ना मेंटल जो है ना पीस को और ले जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्प्स 6854 का, हाउ यू कीप स्पार्क इन योर रिलेशनशिप इवन आफ्टर बेबी, इट्स नॉट इजी। देखिए, डेफिनेशन चेंज हो गया है स्पार्क का। मतलब पहले क्या था कि साथ में चले गए, बाहर खा रहे हैं आराम से, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं या किसी क्लब में चले गए, है ना, तो वो हो गया है। साथ में वॉक करते थे हम लोग बहुत, सोसाइटी में एकदम कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो वो सब जो था वो हमारे लिए रिलेशनशिप में स्पार्क रखने के लिए वो इम्पोर्टेंट था, वो सब कि हाँ आपस में बातें कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अब मीनिंग हमने चेंज कर दिया है ताकि हम जो भी अभी हालात में हैं उसमें हमें एक्सेप्टेंस आ जाए। तो हमारे लिए अब स्पार्क को रिलेशनशिप में मेंटेन करने का मतलब हो गया है कि हम साथ में बैठ करके, नींद सो जाता है रात में तो कुछ टीवी पे देख लिया, जैसे क्रिसमस के टाइम पे पूरे महीने हम कुछ मूवीज देखा करते थे, तो वही जो है कुछ टाइम निकाल लेना। ऐसा नहीं कि अब नींद सो गया है, 10:30 बज गए हैं तो अंगद जो है वो अपना कुछ काम कर रहा है, मैं बैठ के अपना एडिटिंग करने लग गई। नहीं, मैं वो नहीं करती हूँ। जब भी मुझे पता है कि अंगद फ्री है उस टाइम पे मैं भी चाहती हूँ कि मैं फ्री रहूं, ताकि साथ में टाइम स्पेंड करें। चाहे कितना भी मैं बिजी हूँ, कितना भी मुझे लगता है कि यार मुझे ये वीडियो का काम कर लेना चाहिए था, मुझे डिजाइनिंग का काम कंप्लीट कर लेना चाहिए था, पर मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं वो ना करूं, आगे से मैं काम लेकर के ना आऊं जब अंगद फ्री है। अब अंगद तक क्या अनअवॉइडेबल है क्योंकि वो जॉब करता है, तो उसको तो मीटिंग है रात को नींद के सोने के बाद तो करनी है, मीटिंग तो करनी है, वो बेचारा तो ये नहीं कर सकता। पर मेरे पास एटलीस्ट ये लिबर्टी है कि मैं ये प्लान आउट कर सकती हूँ कि हाँ मैं अभी कोई काम नहीं करूंगी, जितना भी इंपॉर्टेंट है मैं कल सुबह देख लूंगी। तो वो प्रेफरेंस देती हूँ, और अंगद भी देता है कि अगर मीटिंग नहीं है तो वही बस काम खत्म करने के नाम पे बैठ के काम नहीं करने लग जाता है। वो भी सोचता है कि ठीक है साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो यही है, अभी इतना ही अभी हो पा रहा है, क्योंकि आपने देखा है नीव के होने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग साथ में अकेले कहीं गए हों। मतलब एक बार लिटरली मोहल्ले में गए थे, कुछ काम था और उसमें चाय पी लिया, बस उतना ही। तो टाइम नहीं है अभी, और अभी ठीक है जो लाइफ जैसा डिमांड कर रहा है, तो ये छोटी मोटी एफर्ट हम दिखा लेते हैं। नीव खेलने गया है, शाम को चाय टाइम है तो मैं और अंगद किचन में चाय बना रहे होता है, अंगद तो मैं बात कर रही होती हूँ, वहीं पे कुछ हंसी मजाक कर लिया। और ह्यूमर मेंटेन करने की मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है। कुछ ह्यूमरस बात कर लिया, कुछ मजाक उड़ा दिया एक दूसरे का, है ना, तो उससे भी भले 10 मिनट के लिए ही, पर कुछ ना कुछ एक बात हो गई, हंसी मजाक हो गया तो लाइट हो जाता है मूड। अभी तो इतना ही रखा है स्पार्क मेंटेन करने के लिए, इससे ज्यादा तो अभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ओके, आरबी शिंदे जी का क्वेश्चन है, कुछ मैनिफेस्ट करते समय नेगेटिव थिंग्स अगर माइंड में आ जाता है तो उसे कैसे कंट्रोल करें। प्रैक्टिस, इसमें तो प्रैक्टिस लगेगा, क्योंकि नेगेटिव आएगा ही आएगा, ये बहुत नेचुरल भी है ना। हमारा दिमाग हमेशा देखिए जाएगा नेगेटिव चीजों की तरफ में, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि जैसे वो नेगेटिव आए दिमाग में ना, आपको एक अलार्म बज जाना चाहिए कि नहीं मुझे इसके बारे में भी नहीं सोचना है। तो वो ना रोज करना पड़ेगा। ये स्टार्ट जब करोगे ना मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, तो ये आपको टाइम लगेगा इस चीज को अचीव करने में, कि एक अच्छा सोचा, उससे जुड़े हुए 10 नेगेटिव थॉट दिमाग में आ जाएंगे, नहीं नहीं ये कैसे होगा, ये तो प्रैक्टिकली नहीं है। और थोड़ा सा डिल्यूजनल आपको होना पड़ेगा। जब तक डिल्यूजनल नहीं होगे तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है कि आप एक ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हो जो अभी तक आपके हाथ में आई नहीं है, वो फ्यूचर में है और आप उसको इमेजिन कर रहे हो एज इफ यू हैव इट। तो इसके लिए प्रैक्टिकल थिंकिंग काम नहीं आएगी, डिल्यूजनल थिंकिंग काम आएगी। और बार बार आपका जो प्रैक्टिकल ब्रेन है ना, वो आपको क्वेश्चन करेगा कि ये डिल्यूजनल हो गया भाई, ऐसा नहीं हो सकता, नेगेटिविटी आनी ही आनी है। आपको उसको एकदम अलार्म की तरह लेना है कि अगर मेरे दिमाग में नेगेटिव आ गया, नहीं मुझे अभी ये नहीं सोचना है, छोड़ो, दिमाग डाइवर्ट ही कर लेता। और एकदम भी नहीं हो पा रहा है, सिर्फ नेगेटिव आ रहा है ना, तो जितनी भी चीजें आपने लाइफ में अब तक अचीव की है ना, 5 जो आपको लगता है कि हाँ अच्छी चीजें जो आपने अचीव करी है, उसके बारे में सोचने लगिए कि यार कितना डिफिकल्ट था ना वो ईयर में ये कर पाना, पर मैंने किया। जैसे आप अपने दिमाग को
अपने अचीवमेंट्स की तरफ ले जाओगे, आपका दिमाग जो है वो पॉजिटिव सोचना शुरू करेगा और फिर आप बोलो कि जब मैंने तब वो कर लिया तो अभी मैं भी ये कर ही सकता हूँ, ये पॉसिबल है, और जब मैं ये कर लूं तो मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। फिर उस लाइफ के बारे में थोड़ा सोचना शुरू करिए। इस तरीके से आपको ब्रेन को ना आपको रास्ता दिखाना पड़ेगा, वरना बार बार वो नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार भावना जी का कि मैं बैंगलोर शिफ्ट होने वाली हूँ, किस एरिया में रहूं? जहां ऑफिस है भाई वहीं। अगर आप अभी शिफ्ट हो रहे हैं और जहां आपका ऑफिस है या हस्बैंड का ऑफिस है, जितना उसके रेडायर में क्लोजनेस में आप रह सको, 1 किलोमीटर, 500 मीटर, बाजू में 2 किलोमीटर, प्लीज रहिए। क्योंकि बैंगलोर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रैफिक की है, कॉम्यूट टाइम का है। तो वो जहां भी ऑफिस है वहां रह जाइए आप, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। बस देख लीजिए कि वहां पे कोई स्कूल अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए। वो रहता है बैंगलोर के लगभग हर एरिया में, पर ऑफिस के पास कहीं मत सोचिए कि कोई मॉल के पास रहूं या कोई हैपनिंग प्लेस में रहूं। ऑफिस ऑफिस। अच्छा, कृतिका राय जी का सवाल है, व्हेन डिड यू गेट मैरिड? 2012 के नवंबर में। तो बहुत पुरानी चावल हो गए हम लोग एज अ कपल। 2012 में शादी हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर हैप्पी लाइफ का। वो लिखती हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि सब कुछ आप कैसे मैनेज करते हो, सोना, बीइंग अ मॉम, वाइफ, होम मेकर, घर से काम करना, व्लॉग्स बनाना, बच्चे हैं फिर भी कैसे हो जाता है? तो देखिए, एक ही इसका जवाब है, वो ये है कि आई हैव हेल्प्स। उनके बिना नहीं हो पाता। मैंने ना बहुत पहले ये समझ लिया था कि मुझे सुपर वुमन का टैग नहीं चाहिए भैया, क्योंकि मैंने कुछ साल वो कर लिया था। कुछ साल मैंने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था और सब कुछ अपने सर पे ले लिया था कि मैं ही फाइनेंस देखूंगी, मैं ही फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगी, मैं ही घर बनाऊंगी, मैं अपनी पढ़ाई भी देख लूंगी, मैं बाकी भी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं सब देख लूंगी। तो ये करके देखते हैं, जिम्मेदारी लेके देखते हैं। नया नया आपकी शादी होती है, आपको लगता है हाँ ये मैं जिम्मेदारी लूंगी, सब करूंगी, और मुझे लगा कि यार मतलब ये मैं लाइफ लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ। तब तो था भी नहीं, क्योंकि मुझे तभी कुछ साल के बाद ना बर्न आउट फील हो रहा था कि मुझे बहुत प्रेशर आ गया, और ये मैं अपनी इच्छा से कर रही थी। मैंने बोला था अंगद को कि अंगद लेट मी मैनेज एवरीथिंग, तो उसने मुझे करने दिया, पर वो मेरे लिए भाई नहीं था सही। तो मुझे लगा मुझे लाइफ लॉन्ग ये नहीं करना, इसीलिए बेबी होने से पहले मैंने सोच लिया था कि मुझे नैनी रखनी रहेगी और मुझे हेल्प तो लगेगी ही लगेगी। बिना हेल्प के नहीं पॉसिबल है देखिए कर पाना, कोई नहीं कर पा सकता, और जो कर रहा है वो आज नहीं तो कल बर्न आउट हो जाएगा। तो डेलीगेट योर वर्क टू अदर पीपल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए नैनी है तो कितना हेल्प है, नींव नीचे जाता है उस टाइम पे मैं अपना काम कर लेती हूँ। अंगद नींव के साथ में खेलता है, नीचे जाता है या टाइम पास करता है, तो मैं बाकी काम करती हूँ। तो हेल्प के बिना नहीं पॉसिबल है। हर औरत को अपने आप मुंह खोल के हेल्प मांगना चाहिए, उसमें बिल्कुल आप छोटे नहीं हो जाते और आप कम नहीं हो जाते। बहुत लगता है ना कि मैं काम के लिए हेल्प लूंगी तो मैं लोग जज करेंगे कि यू आर गुड फॉर नथिंग। हाँ भाई, आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे को हेल्प लगेगी, मेरा बच्चा थोड़ा संभाल दो। हाँ, आई एम नॉट अ गुड मॉम, इट्स ओके, क्योंकि किसी और के बोलने से मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता, मैं कोई लेबल नहीं होने वाली। मेरे को पता है मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ मेरा क्या योगदान है, कहाँ पे मेरी जरूरत है और कहाँ पे मैं कितना कर रही हूँ। तो हेल्प लेने से हो रहा है भाई, बिना हेल्प के अकेले तो नहीं पॉसिबल है। जो भी अकेले करने की कोशिश करता है ना, कुछ महीने आपको बड़ा अच्छा फील होगा कि मैं एक माँ हूं, मैं अपने बच्चे का सब काम कर रही हूँ, मैं अकेले मैनेज कर रही हूँ। फिर ऐसा बर्न आउट आप होगे ना कि आगे की बहुत वाट लगने वाली है। तो मैंने कभी भी इसमें अपने आप को सेल्फ प्रेज नहीं किया कि मैं सब कुछ हैंडल करने में सक्षम हूँ। भाई डे वन से मैं अंगद की हेल्प लेती हूँ, काम बांट के हम लोग कर लेते हैं। फिर दीदी भी आ गई पिक्चर में, तो लाइफ इजी हो गई है। तो ऐसे चल रहा है, तो प्लीज हेल्प लीजिए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आपके हस्बैंड देखिए ना कितना इजीली हेल्प लेते हैं। इन लोग को आप बोल के देखिए, ये भी कर दो वो भी कर दो, 4-5 काम बोलो, तुरंत बोलेंगे इतना मैं नहीं कर पाऊंगा यार, ऑफिस का भी काम करना है, मैं ये भी कर दूं, मैं मल्टीटास्क नहीं कर पाऊंगा। और गलतियां करेंगे जानबूझ करके, ताकि नेक्स्ट टाइम आप टोके नहीं। होता है भाई ये। तो मर्द बहुत इजीली बोल देता है आई नीड हेल्प, है ना, हर चीज में वो बोल सकता है आई नीड हेल्प। औरत को लगता है मांगू कि ना मांगू, बिल्कुल हक से हेल्प मांगिए। और अगर फैमिली मेंबर नहीं हेल्प कर रहे हैं तो बोलिए भाई मेरे को एक नैनी चाहिए। मैंने तो कई बार आवाज भी उठाई है ब्लॉग में कि आप होम मेकर हो, फिर भी मैं तो बोलती हूँ अगर पॉसिबल है, अफोर्ड हो रहा है, तो एक हेल्प रख लो, नैनी रख लो। फुल डे नहीं तो 5 घंटे के लिए रख लो, क्योंकि जरूरत है भाई, सबको जरूरत है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो सेन मेंटल स्टेट में रहने के लिए जरूरत है। बीइंग अ मॉम इज नॉट इजी। आप 24 घंटे बच्चे के साथ जिंदगी बिताएंगे तो आप कैसे अपनी जिंदगी और जी पाएंगे, तो बहुत जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतना गोस्वामी जी का कि 16 महीने का बच्चा है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करे। एक तो जरूरत क्या ही है आपको डेवलप करने की, है ना, जब एक बार स्कूल जाएगा ना तो अपने आप डेवलप हो जाएगा। पर फिर भी अगर आपको करना ही है डेवलप, तो ना इंटरेस्टिंग बुक्स लाइए उसके पास। जैसे हमने नीव के लिए यही किया था, अलग अलग पिक्चर वाले कलरफुल बुक्स सब देना उसको, बहुत इनिशियल स्टेज से शुरू कर दिया। एनिमल्स इंट्रोड्यूस किया पहले बुक्स में, और एनिमल्स को इंट्रोड्यूस किया टॉय फॉर्म में, फिर उससे उसको नाम बताना शुरू किया, तो वो एनिमल से खेलने
लगा। फिर धीरे धीरे कर करके टच एंड फील बुक इंट्रोड्यूस किया, तो बुक्स ज्यादा करके दिया, बड़े बड़े पिक्चर वाले बुक दिया, बैठे उसके साथ में, देखो ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोलता है। फिर कलर्स भी हमने वैसे ही सिखाया मैंने उसको कि देखो हमारे पास में ब्लैक कलर का कौन कौन सा टॉय है, तो सारे ब्लैक टॉयज हमको इकट्ठा करने होते थे, सारे ब्राउन टॉयज भी इकट्ठा करने हैं, तो वो भी इकट्ठा करेगा, मैं भी इकट्ठा करूंगी। तो लगे ही ना कि पढ़ाई करवा रहे, खेल खेल में, एक्टिविटी के फॉर्म में बच्चे सीख जाते हैं और फिर इंटरेस्ट जो है डेवलप हो ही जाता है। पर प्रेशर प्लीज फील मत कराइए, अभी एज है ही नहीं, छोड़िए ना, स्कूल में तो होना ही है, पर ऐसे करके आप इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूल ब्यूटी का कि ब्लॉग मैनेजमेंट, हाउस मैनेजमेंट के साथ में मी टाइम और नीव के लिए टाइम सब एक साथ कैसे कर पाते हैं। इसका भी जवाब मैंने दे दिया, हेल्प लगती है, हेल्प से हो पाता है। अगर मैंने 10 साल खाना बनाया है, ठीक है, शादी के बाद 10 साल झाड़ू पोछा भी किया है और 10 साल मैंने और अंगद ने मिल के बर्तन किए। इसे मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रही हूँ, 10 साल। उसके बाद जब प्रेग्नेंट हुई तब हेल्प रखा कि ठीक है अब जरूरी है, तो जब हेल्प रखा ना तो उनका काम वो करते हैं तो मेरे पास बहुत टाइम बच जाता है। तो हेल्प रखना बहुत जरूरी है। और अब तो ऐसा हो गया कि मेरी मेंटेलिटी काफी शिफ्ट हो गई है नीव के आने के बाद, कि मुझे सच में लगता है कि मैं अच्छा और मैंने हेल्प रखा यार, वरना रोज खाना बनाओ उसमें 2 घंटे जाते हैं, फिर किचन साफ करो, उस 2 घंटे में मैं या तो अपना काम कर लूं या बच्चे के साथ ही खेल लूं। तो ना मुझे वो उन कामों को मैं काफी अब वेटेज कम देने लगी हूँ। मुझे लगता है ये काम तो दूसरे कर ही पा रहे हैं। रात का एक सब्जी जो है वो मैं मोस्ट डेज में बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथ का भी कुछ खाना रहता है, पर वो मुझे प्रेशर नहीं लगता। जिस दिन मैं बिजी हूं या कुछ हमारा है बाहर जाने का, तो उस दिन मैं दिन को ही बनवा लेती हूँ कुक से ज्यादा। तो मुझे लगता है एक बार आप उस चीज से, उस जो हमें सिखाया गया है ना, हम औरतों को बांधा गया सोसाइटी में ये बता करके कि घर का काम बहुत बहुत बड़ा काम है, कि रोज खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, फिर कपड़े को सुखाना, फिर उसको फोल्ड करना, आयरन करना, उसको रखना अच्छे से, घर को चकाचक रखना, सबकी जरूरतों का सामान उसके जगह पे रख देना, सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहना, गरम गरम रोटी सर्व करना परिवार को। इससे बड़ा कोई योगदान नहीं है जीवन में आपका। और काफी औरतें इसको मानती भी हैं, सच, उनकी मेंटेलिटी ठीक है, अच्छी बात है, वो मानती है तो, पर एक्चुअली ये काम ही तो है। अगर इस काम को आप डेलीगेट कर दो, सोचो आपको अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी हॉबी के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए, घूमने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए कितना टाइम मिलता है। ये नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट काम, ट्रस्ट मी, ठीक है। हेल्दी खाना खाना चाहिए, तो आप देखो ऐसा कोई कुक हो जो हेल्दी बना दे, या वो एटलीस्ट कटिंग चॉपिंग कर दे, फाइनल आप टच दे दो तो कम टाइम लगे। बर्तन तो कोई और धो ही सकता है, बर्तन आप ही धोगे तो ही साफ होगा, कहाँ लिखा है। झाड़ू पोछा कोई भी कर सकता है, मशीन भी कर सकता है, लोग भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से डेलीगेट करने से काम ईजी हो जाता है। ये टॉपिक पे मैं बहुत लंबा चौड़ा बात कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम खनक का कि people usually curse their life after it gives them such big and back-to-back harsh challenges. But despite all of it, how did you manage to stay positive even at such a young age? Also, any plans for Lucknow Ayodhya visit? लखनऊ अयोध्या का तो विजिट का भी प्लान नहीं है खनक। आपका नाम बड़ा अच्छा है, पर खनक बहुत अच्छा लगा मुझे। ये जो आपने पूछा है कि हाँ लोग नेगेटिव हो जाते हैं, और मैं भी हुई थी, मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया है कि मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी, ठीक है। मैं एकदम अपने लाइफ को ऐसा मानती थी कि कुछ भी मेरे साथ अच्छा नहीं होने वाला है, ना आई एम फिनिश्ड, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ का पर्पस ही खत्म, लाइफ ही खत्म, सब कुछ खत्म, मैं एक बोझ हूँ जो मुझे लोग अब बस कोशिश करेंगे अपने सर से कैसे भी उतार देने का, और कुछ अच्छा मेरे साथ नहीं हो सकता। उस चीज को जब मैंने धीरे धीरे समझा कि नेगेटिव माइंडसेट से नेगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं मेरी लाइफ को, जिस दिन मुझे वो रियलाइज हो गया कि मेरी ही नेगेटिव थॉट से और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हो रहे हैं, उस दिन से मैं समझ गई कि मुझे रीवायर करना है अपने ब्रेन को। थैंक्स टू गॉड कि मुझे ये रियलाइजेशन खुद ब खुद हो गया। मेरी लाइफ में कोई वैसा टीचर मेंटोर नहीं आया था उस टाइम मुझे ये सिखाने समझाने के लिए, खुद ही इंट्रोस्पेक्ट किया, खुद ही मैं समझ गई और खुद ही चेंज ले आई। और उस दिन से सोचने का तरीका बदला, सोचने का तरीका बदलते ही आउटकम्स बदलने लगे। तो इसीलिए मैंने उस चीज को बहुत जल्दी बाहर आ गई, क्योंकि बहुत साल लग सकते थे इस चीज को समझने में। तो वो भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मुझ पे कि मैं समझ गई और उसने मुझे चेंज किया। तो मेरे अंदर में कोई बिटरनेस नहीं है, सारे एक्सपीरियंसेस को मैं समझ रही हूँ क्यों हुआ। और इस पे एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहूंगी ऑकल्ट साइंस का, एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि जब मैंने पढ़ाई करी और मैं समझी उस चीज को, सारे रीजंस मेरे सामने आ गए ना, तो ऐसा लगा मानिए ब्रह्मांड क्लियर हो गया है कि क्यों, किस लिए, क्या है, क्या पर्पस है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बहुत सवाल मिले, बहुत सवाल के जवाब मिले, और उसके बाद में काफी शांति भी लगी। ऑफकोर्स जो लॉस है वो तो लॉस है, तो अब उदास हो जाती हूँ, पर मतलब ये नहीं करती हूँ, अपने को ब्लेम नहीं करती हूँ। और मेरी लाइफ को देखने का नजरिया ना और पॉजिटिव और बेटरमेंट आ गई मेरे अंदर में।
मेरे एक्सपीरियंसेस की वजह से सोचिए अब मुझे और बेहतर दुनिया दिखती है। मुझे लगता है उस एक्सपीरियंसेस ने मुझे कितनी क्लैरिटी दी है कि मैं ना तो रिश्तेदारों को इम्प्रेस करती हूँ, ना मैं झूठे दोस्त बनाती हूँ, ना मैं बेकार का झूठे सर्कल में फंसती हूँ, ना मेरे अंदर कोई इच्छा है कि कोई मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोले तो मैं कुछ कर दूं उनके लिए। कुछ करने से पहले मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचती हूँ। मुझे इतनी ज्यादा फ्रीडम दी है ना मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस ने कि मुझे लगता है कि मेरा जिंदगी बड़ा आसान हो गया है। क्योंकि जो मोह माया में, मोह माया मतलब पैसे की बात नहीं करी, लग्जरी की नहीं, ये रिश्तों की मोह माया, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे बिहेव करना है, ऐसे करना है, मेरे ये करने से उसको कैसा लगेगा, वो कैसा भी इंसान हो फिर भी चलो मैं उसके साथ में कर लूंगी मैनेज, है ना, वो सब कुछ मेरी लाइफ से एग्जिट हो गया। नाउ आई नो कि मुझे क्या करना है, तो मैं बड़ी फोकस्ड हो गई, है ना, बहुत चीजों को एलिमिनेट कर दिया और यहाँ पे क्लटर कम हो गया। तो उस एक्सपीरियंस ने मुझे पॉजिटिव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निधि खन्ना जी का कि आप कैसे पॉजिटिव और काम रहते हो हर सिचुएशन में। घर का माहौल भी काम है, फुल ऑफ हैप्पीनेस अटैच्यूड। तो कैसे होता है ये, क्योंकि जब भी ट्राई करो तो वो नहीं हो पाता बहुत लोगों के साथ में। सही बात है। व्हाट स्पेशल यू डू टू बी इन अलाइनमेंट एवरी टाइम। देखिए सबसे पहले तो मैं ना कुकून में रखती हूँ अपने आप को। मैंने एक कुकून बनाया क्योंकि मुझे पता है कि बियॉन्ड 2-3 पीपल इन योर लाइफ, जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ न्यूसेंस ही लाइफ यहाँ पे क्रिएट करते हैं। पर ऑफ कोर्स हर इंसान को तो आप लाइफ से निकाल नहीं सकते, क्योंकि रखना ही, ठीक है, एक इकोसिस्टम है ना। फैमिली क्या इकोसिस्टम है, रिलेटिव्स क्या इकोसिस्टम है, फ्रेंड्स सर्कल, सोसाइटी, नेबर्स, सब क्या इकोसिस्टम है। अब आप दुनिया में रहते हो, इकोसिस्टम में ही रहना पड़ेगा। मैंने लेकिन अपने इकोसिस्टम को ना थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा है अपनी इनर सर्कल से। तो इनर और आउटर सर्कल का जो डिफरेंस है ना वो बहुत क्लियर है मेरे लाइफ में। मेरे अंदर क्लियर नहीं है, जो जो मेरे से एसोसिएटेड है ना उनको भी क्लैरिटी से पता है कि हम कितना घुस सकते हैं इसकी जिंदगी में और कितना नहीं घुस सकते इसकी जिंदगी में। ये बहुत इनर पीस देता है। और घर का माहौल कंट्रोल में तभी रह सकता है जब आप वो इंसान हो जो माहौल को कंट्रोल करते हैं। मेरे घर का माहौल को डे 1 से आफ्टर मैरिज मैंने ही कंट्रोल में रखा है। मैंने किसी को भी वो कंट्रोल दिया ही नहीं। क्योंकि मैं ओनर हूं अपनी लाइफ का खुद, ठीक है, तो मैंने लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन कर दिया। और जो जो मुझसे जुड़ते गए उनको ये मेरे नेचर से समझ में आ गया या मेरे एक्शन से समझ में आ गया कि ज्यादा इसके साथ में तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी बेहूदगी। हमारा जो लेवल है हम उतना ही घुसने देगी, ये हमें ज्यादा घुसने देगी नहीं। तो सब ना थोड़ा सा डिस्टेंस पे बैक ऑफ होकर रहते हैं। मतलब उनको पता है कि हाँ यहाँ से ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। ये बहुत पीस क्रिएट करता है। तो जब एक्सटर्नल न्यूसेंस लाइफ में नहीं है, थर्ड पर्सन को आप अलग रखते हो, मतलब उतना ही रखते हो जितना होना चाहिए, मिलना जुलना, ठीक है, हंसी मजाक जो भी हो, चाहे आपके कॉलीग हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, तो आपके लिए बहुत इजी है इनर सर्कल को मेंटेन करने का, जैसा भी आप चाहे। तो मैं उस हिसाब से रखती हूँ। इसलिए मुझे कौन सी न्यूज कब बतानी है लोगों को, कौन सी बातें में कितना घुसाना है, कितनी बातों को डिस्कस करना है, कितनी को नहीं करना है, कितना मैं खुद हैंडल करूंगी। काफी चीजों का जब आउटकम आ जाएगा तो ही मैं लोगों को बताती हूँ। इससे बहुत पीस क्रिएट होता है। और मैं किसी से सलाह नहीं लेती हूँ। जब तक आप सलाह नहीं लोगे आपको पूरी बात किसी को बतानी नहीं पड़ेगी, तो कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं होता। तो मुझे लाइफ में किसी की सलाह की नहीं जरूरत है। आई नो ये बहुत वियर्ड लगता होगा सुन के कि ये कैसा पागल औरत है, क्या बोल रही है, बट ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना, XYZ ABC 1 2 3 मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। सब मैं कर लूंगी। मेरा पार्टनर और मैं मिलकर कर सकते हैं। वो साथ है, मैं साथ हूँ। तो मुझे ना तो किसी से हेल्प की जरूरत है, ना किसी से सजेशन की जरूरत है, ना किसी से कुछ शेयर करना है, ना किसी से सलाह लेना है। अच्छे मोमेंट्स हैं, हंस लो, बोल लो, मेरे ना मैं सैड हूं तो मुझे किसी थर्ड पर्सन की कंधे की जरूरत है। तो लाइफ मेरी बहुत सॉर्टेड है उस वे में। तो अपने हिसाब से मैं चलती रहती हूँ, प्लानिंग से चलाती रहती हूँ। और क्योंकि भगवान की दया है, कृपा है, और क्योंकि नॉलेज कुछ बातों का है, तो मुझे पता भी है कि इससे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। तो मैं सॉर्टेड हूँ। तो ये बहुत मतलब माइंडसेट है जो सालों से मैंने डेवलप कर लिया। और कैसे हो गया, यंग एज से कैसे आ गया था, वही अगेन स्क्वायर वन जो मैंने पहले जवाब दिया था कि पहले के एक्सपीरियंसेस ने मुझे बहुत सिखा दिया। तो मैं ये चीजें जो है बहुत जल्दी समझ गई लाइफ में। एनीवेज नेक्स्ट है कुकिंग विथ मृणाल। इन हाउस व्हेन वी एंटर वी वर प्लानिंग टू ऐड इमेज ऑफ शिव पार्वती बिग पोस्टर, कैन वी डू दैट। शिवा पार्वती का अकेले पोस्टर मत डालिए। शिवा पार्वती जो सह परिवार है, मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी, उनका पोस्टर आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ को छोड़ के किसी भी डायरेक्शन में डाल सकते हैं, मास्टर बेडरूम में मत डालिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्लॉग्स विथ मोनिका, कि आप लोग एज अ कपल बहुत अंडरस्टैंडिंग एंड हैपनिंग हो, ये बैलेंस चॉइस सेम पेज पे कैसे मेंटेन करते हो, काइंडली शेयर। देखिए ये कैसे मेंटेन होता है ना, बिकॉज ऑफ अंगच नेचर एक्चुअली। देखिए मैं तो सच बताऊं तो थोड़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी की हूं। मतलब मेरे साथ रहना हर लड़की के लिए आसान नहीं होता। मुझे कोई शर्म नहीं है ये बोलने पे। आज के जमाने में अगर एक लड़की इस बात पे शर्माती है कि वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, तो ये तो मुझे लगता है कि खराब बात है भाई।
करोड़ों सालों से औरतों को डोमिनेट किया गया है। अब जाकर के तो हम वो जनरेशन आए हैं, पढ़ लिख के माँ बाप ने थोड़ा कुछ बनाया है कि हम बोल सकते हैं कि हम, और डोमिनेट कब करते हो आप, जब आप लायक हो डोमिनेट करने के ना, तो आपको नॉलेज है, आप लाइफ में आपने कुछ प्रूव किया है, कुछ उखाड़ा है, कहीं कुछ सॉल्व किया है, कहीं कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तब तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो किया है तो है। तो मैं देखिए थोड़ी डोमिनेटिंग हूँ। अब डोमिनेटिंग ऐसा नहीं कि मेरे जो पति हैं वो प्रताड़ित है मुझसे, पर ना मैं आगे बढ़ चढ़ के मैं बहुत कुछ संभाल लेती हूँ। उसकी वजह से मेरा हस्बैंड जो है ना, काफी जो है शांति रहती है उसको दिमाग में। अंगद मुझ पे ओवर द इयर्स धीरे धीरे करके बहुत रिलाई करने लगा, बहुत ज्यादा मुझ पे विश्वास करने लगा। तो एज अ फ्रेंड हो गए हम लोग। हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सिचुएशन तो हस्बैंड संभालेंगे, ये सिचुएशन, जैसे कि मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स का भी वीडियो देखती हूँ, जहां बात फाइनेंस की आती है ना, मैं देखती हूँ लेडी बोलती है ये एरिया तो मेरे हस्बैंड संभालते हैं, मेरा तो खून खौल जाता है। मैं सोचती हूँ बहन, तो क्या फायदा तेरा इन्फ्लुएंसर होने का, जहां फाइनेंस की बात आई तेरा हस्बैंड ही संभालता है। ये चीज के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मतलब वो प्राउडली बोलते हैं, जैसे कि वेकेशन के खर्चों के बारे में बात करना, तो आएंगे वेकेशन से खर्चों के बारे में बात करेंगे, दोस्तों इसके बारे में मेरे आपको पति बताएंगे। मुझे लगता है बहन तो किस बात की इन्फ्लुएंसर, तब तो मेरी पड़ोसन भी ऐसी है, मेरी पड़ोसन भी ऐसी है कि उसके पति ही सब कुछ कर देते हैं। तो मुझे ऐसी औरतों से प्रॉब्लम है, तो मैं इसीलिए पूरी इन्वॉल्व हूँ। और इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से ना मेरे और हस्बैंड में मेरे हस्बैंड में रैपो बहुत अच्छा है, बिकॉज उसको ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो थोड़ी सी कंधे से कंधा मिला के चले, हर प्रेशर उसके ऊपर ना डाले। अंगद को बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे डे 1 से पता था ये बात। और थोड़ी सी डोमिनेट करे तो ही इज हैप्पी कि हाँ ठीक है जो कर लो भाई, तुम्हारे दिमाग से चल लेते हैं, मेरे को मजा है, क्योंकि वो थोड़ा रिलैक्स्ड वाला बंदा है ना। और जो बंदा लाइफ के ज्यादा फैसले लेता है उसको कितना प्रेशर होता है दिमाग में, तो कहता है अच्छा है ये देख रही है, सही फैसला लेगी, चार तरफ से सोच कर ले रही होगी, तो इसीलिए अच्छा चल जाता है। वैसा नहीं है कि वो हस्बैंड है तो वो उनका डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, वैसा नहीं है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है हमारे बीच। सच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी अगर आपके पास ऐसा कोई मर्द है जो चाहता है कि आप कंधे से कंधा मिला के चलो, तो वो बोलेगा हाँ यार आई रिस्पेक्ट दिस वुमेन, यार इसने ये किया वो किया, तो ट्रस्ट करेगा, और तब रैप वो अच्छा हो जाएगा। पता नहीं मैं कितना मेक सेंस कर रही हूँ, या एकदम एरोगेंट तो नहीं लगूंगी आपको, पर ट्रस्ट मी ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, बियॉन्ड द फेरी टेल, और यही काम आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है होमीज का, नीव के पूरे तिथ आ गए क्या? अभी देखिए मुझे लगता है कि अभी पूरे तो नहीं बोलूंगी मैं, पर उसके हैं, मैंने काउंट नहीं किया, भर भर के टचवुड टिथ तो उसके आ गए हैं, पूरा आगे का और पीछे का सेट तो हो गया। मुझे लगता है काफी ज्यादा टिथ आ गए, मैं आपको काउंट करके किसी व्लॉग में बताऊंगी। हाय शोना, अभिलाषा पांडे पूछती है कि आपने नीव को पॉटी ट्रेनिंग कर दिया है? उसको मैंने सुसु ट्रेनिंग कर दिया है, पॉटी करके बताता है वो लड़का, क्या ही करे बताइए। उसको बताया है सुबह, उसको चलो बिठा देती हूँ, बिठाने जाओ तो बैठेगा तो करेगा नहीं, और जब उठा के ले आओ 15 मिनट में पॉटी हो गया। तो वो अभी हमारा कार्यक्रम चालू है, पर मैं उतना लोड नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी टाइम है उसको स्कूल वगैरह जाने में, तो कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरा जी का कि क्या आप अगर गलत ना भी हो तो रिलेशनशिप को बचाने के लिए सामने से सॉरी बोल देती हैं क्या, अपोलोजाइज कर देती हैं क्या, कि चलो सामने वाले को हर्ट ना हो? हाँ बिल्कुल, एकदम। देखिए मैं बहुत किया है मैंने, कि मैं ही सोचती हूँ कि मुझे ना लगता है कि एट द एंड खत्म करते हैं, मैं ज्यादा चीजों को नहीं खींच सकती हूँ। मुझे वो एकदम घर का माहौल भारी हो, नेगेटिव हो, एक बंदे का मुंह यहाँ फूला हो, एक बंदे का मुंह वहां फूला हो, मुझे नहीं अच्छा लगता। बेकार का क्या, साथ ही रहना है, खत्म करो। अंगद थोड़ा सा रूसने वाले, क्या बोलते हो आप, रूठने वाले प्रजाति के मर्दों में आता है, जिसको अगर आपकी बात से कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो रूठ गए, अब उनको डाउन टाइम चाहिए। मुझे डाउन टाइम नहीं चाहिए, मुझे देन एंड देयर क्लैरिफाई करना रहता है। तो हमारी पर्सनैलिटी ऑपोजिट है, तो अब मुझे पता है अगर मैं उसको रूठने दूंगी तो वो रूठ जो है वो 1-2 दिन भी चल सकता है, और मुझे वैसा नहीं चाहिए भैया। तो कई बार मैं आके आधा 1 घंटे बाद बोलती हूँ अच्छा छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, हटाओ बात, ठीक है मैंने भी बात को बेकार का खींच लिया, तुमने भी खींच लिया, सॉरी बोल दो, मैं भी सॉरी बोल देती हूँ। और ऐसे ही मैं बोलती हूँ, फिर वो उसमें भी बोलने आता है कि मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं सॉरी क्यों बोलूं। मैं बोलती हूँ भाई साहब मेरी गलती है, पर तुम भी बोलो सॉरी, पर मुझे सॉरी सुन लेना रहता है, तो मैं पहले बोलती हूँ ताकि वो सामने से बोले, ऐसे मांडवाली मैं करवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे हैवी माहौल घर का नहीं चाहिए। मैंने ना अपने लाइफ के कुछ साल एक बहुत हैवी माहौल देख लिया था, भयंकर हैवी माहौल देख लिया था। उस हैवी माहौल का ऐसा असर मेरी खोपड़ी पे है ना कि मैंने ठान लिया था कि मुझे हैवी माहौल में नहीं जीना। तो मैं मूड को लाइट कर देती हूँ कि हाँ भाई ठीक है, चल गलती हो गई, माफ कर। तो ऐसे करके, जैसे गिफ्ट कैसे मैं मुंह खोल के मांग लेती हूँ, अगर मेरा बर्थडे आ रहा है गिफ्ट दे देना, वैसे ही मैं सॉरी भी बोल देती हूँ कि हाँ ठीक है चलो, क्या ही कौन ही बुक मेंटेन कर रहा है, कौन सही कौन गलत, आखिर में चलती तो मेरी ही है घर पे, तो खुश रहने देती हूँ। कैन वी ड्रीम ऑफ अ करियर आफ्टर किड पूछ रही हैं, कीप अप विथ लाइफ। बिल्कुल कर सकती हैं। मेरी सोसाइटी में तो मैं देखती हूँ नीव की उम्र के काफी बच्चे हैं, उनकी मम्मी जा रही है ऑफिस, सब ने नैनी रखी है, फुल डे नैनी रखी हुई है,
कुछ लोगों ने क्या किया है पता है, कुछ लोगों ने अच्छा सिस्टम किया है कि सुबह 9 से 12 बच्चे जाते हैं डे स्कूल, उसके बाद नैनी 12 से 9 रात को आती है, और जो वो लेडी हैं फिर तब तक ना जॉब करके आ जाती हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम अब सबका नहीं रहा है। तो ऐसी तो कई सारी हैं जो ऑफिस जाती हैं हफ्ते के 3 दिन 2 दिन, तो वो रख के हेल्प कर लेती है मैनेज। घर में सीसीटीवी लगा लिया तो ऑफिस में देख लिया कैमरा में। क्योंकि करियर ऑफ कोर्स अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आपको रखना पड़ेगा, फॉर योर ओन सेक ऑफ हैप्पीनेस आपको करना है। बच्चे आज छोटे हैं, कल बड़े होकर अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। करियर सेक्रीफाइस जो लोग करती है मुझे लगता है ठीक है, फॉर सम इयर्स इट्स गुड, पर लॉन्गर रन में कल होके आपको रिग्रेट ना हो, इसके लिए बेहतर है कि आप अभी से बैलेंस बनाओ। आईटी में तो एक बहुत लंबा गैप अगर आपका हो जाएगा तो कितना मुश्किल है वापस आ पाना। अगर आप डॉक्टर हो, लॉयर हो तो अलग बात है, और भी कोई प्रोफेशन में हो या प्रोफेसर भी हो तो भी आप कम बैक कर सकते हो आफ्टर अ गैप, पर आईटी में कितना दिक्कत है। वैसे तो बहुत फील्ड होंगे, तो मुझे लगता है बिल्कुल बना सकते हैं। फैमिली का सपोर्ट तो चाहिए ही। देखिए इसमें तो ये नहीं भी बोल सकती हूँ कि झंडा लगा के खड़े हो जाओगे मुझे करना है और आपके हस्बैंड रेडी नहीं है, तो वो सपोर्ट लगेगा, उनको मनाइए। पर आज के जमाने में मुझे लगता है अर्बन फैमिलीज में तो सपोर्टिव होते ही हैं। बताइए अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे लगता है सपोर्टिव हैं हस्बैंड आजकल की, ठीक है भाई, क्योंकि ना फाइनेंशियली भी सब चाहते हैं कि बेटरमेंट हो। महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, वो भी एक बात है, इसलिए भी हस्बैंड बोलते नहीं जरूरी है दोनों कमाया जाए, कुछ कर लेंगे, अपना तरीका देख लेंगे। क्योंकि मान लीजिए आप अगर 15-20 हजार भी नैनी पे दे रहे हो और आप महीने का अगर आप 60-70-80 1 लाख कमा रहे हो तो गेन ही हो रहा ना। तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी जरूरी है, सिर्फ पति नहीं देख सकता भाई, बहुत महंगाई बढ़ गई है, बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या ही बताऊं। तो दोनों का कमाना जरूरी है, तो आप कर सकते हो मैनेज, बिल्कुल कर सकते हो। थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ेगी, माँ का दिल बड़ा कमजोर होता है, बड़ा जल्दी पिघलता है। गिल्ट में मत आइए, फिर उसके बाद एक बार डिसाइड कर लिया ना फिर गिल्ट में मत आइए। आपका बच्चा कल प्राउड ही फील करेगा आप पर कि आपकी जो उनकी जो माँ है वो जानती हैं अपने लिए लाइफ जीना। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। सो ज्यादा सेक्रीफाइसिंग मदर मुझे नहीं लगता आजकल के बच्चों को फ्यूचर में पसंद आएगा, उल्टा बोलने आएंगे तो क्यों ही किया तुम लोगों ने, अपने लिए जी लिया होता है, ऐसा कैसे कर लिया, मेरे को क्या है, मुझे ऐसा लगता है। तो उतना सेक्रीफाइसिंग नहीं होना है, बैलेंस रखिए। पुष्पा व्लॉग का क्वेश्चन है, क्या आप नसीब को मानते हो, और अगर नसीब में बहुत सारी बातें खराब होती हैं तो उसे ठीक कैसे करें। मैं नसीब को ही मानती हूं, नसीब से बड़ा कुछ नहीं है, ट्रस्ट में कुछ नहीं है, ठीक है। आपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देखा है, तो वो ईटा उठाते हैं सर पे, है ना, चढ़ते हैं ईटा रखते हैं, उनसे ज्यादा मेहनत कौन करेगा। आपने लॉरी वाले को देखा है, कितना किलो का वजन लेके कंधे पे ढोते रहते हैं, उनसे ज्यादा मतलब मेहनत कौन करेगा। जो लोग सीवेज क्लीन करते हैं, उसके अंदर जाते हैं, क्लीन करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, उनसे ज्यादा मेहनत आप और हम करते हैं क्या। पर वो वहां क्यों नहीं पहुंच पा रहे जहां पे थोड़ी भी लाइफ उनकी बेटर हो पाए। अगर मेहनत ही सब कुछ है तो उनको भी अच्छा जगह पे होना चाहिए था। तो इसलिए नसीब ही सब कुछ है। जो आपके लाइफ का प्रारब्ध है, जितना आपको अच्छाई जिंदगी में देखनी है या कठिनाई देखनी है, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है और लिखा हुआ है। फ्री विल उसमें बहुत ही कम दिया गया है, ठीक है। फ्री विल भी जो दिया गया है ना, कि मैंने, लोगों को लगता है ना ये मैंने डिसाइड किया, ये मैंने किया था, ये मेरा इनिशिएटिव था, जो मैं मेरा जो है ना, ये भी आप नहीं हो। तो यस, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, और ये चीज रियलाइज नहीं होने वाली उन्हीं को होगी जो स्टडी करेंगे, इस चीज को समझेंगे कि ये क्यों ऐसा कहा जाता है। तो नसीब से बढ़ के भाई कुछ भी नहीं है। नसीब अगर है तो बहुत कम एफर्ट में, ट्रस्ट मी। अरे आप लोग तो यूट्यूब देखते हो, अब तो यूट्यूब बड़ा एग्जाम्पल है। कितने यूट्यूबर्स हैं जिनका वीडियो देख के आपको लगता है ना कि भाई क्या ही था ये वीडियो, उसके व्यूज देखते हो तो आप मिलियंस, कमाई देखते हो तो करोड़ों, होता है ना। और आप बोलते हो ना कि भाई सोच लो, इतना तो एक सर्जन नहीं कमाता होगा। तो क्या है वो, आप बताइए, वो फेम क्या है, वो नंबर्स, वो पैसे, वो कोलैब, वो लाइफस्टाइल क्या है। वो नसीब ही तो है, राहु ही तो है। करेक्ट। तो नसीब से बढ़ के कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेता कश्यप जी का, कि अगर आप भगवान पे भरोसा करते हो तो नॉनवेज क्यों खाते हो। क्योंकि श्वेता जी, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक है आपका फेथ, एक है आपकी डाइटरी प्रेफरेंसेस। डाइटरी प्रेफरेंसेस आपके फोर फादर से आते हैं, आप जिस इन्वायरमेंट में पैदा हुए हो वहां से आते हैं, आपके ज्योग्राफिकल लोकेशन से आते हैं। तो हम जहां से आते हैं वहां पे फिश खाना बहुत आम बात है। जो मिथिलांचल एरिया है वहां पे सबके पास पोखर हुआ करते थे। पोखर इज ए स्मॉल पॉन्ड, और वहां से जो फिश होता है, स्मॉल पॉन्ड मतलब मीठा पानी जहाँ पे होता है, वहां से फिश लेकर के खाते थे। तो उनकी वो बहुत ही इजीली अवेलेबल था, तो वहां से फोर फादर्स ने स्टार्ट किया। और अगर हमारे कस्टम की बात करें तो हम लोग काली माँ के उपासक है, हम लोग शक्ति के उपासक है। हमारे में तो एज अ प्रसाद भी खाया जाता है नॉनवेज, महाप्रसाद बोलते हैं हम लोग। हम दिवाली में खाते हैं, एवं भी हम लोग होली में खाते हैं। हमारे यहाँ जो दशहरा होता है, दशमी जो बोलते हो आप लोग, दशहरा के दिन हमारे में फिश ही बनता है। हमारे में फिश को माछ बोलते हैं, दैट इज वेरी ऑस्पिशियस। जब शादी होती है ना तो फिश लड़की के साथ ससुराल जाता है।
फिश हर एक अच्छे ओकेजन पे फिश बनाया जाता है। जब कोई एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा होता है तो हम बोलते हैं दही माछ बोलते हैं। तो फिश हमारी जो है कस्टम में है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत सारे यहाँ पे लोग रहते हैं, सबका अलग अलग कस्टम है। आप अपनी फैमिली में जो चलता है उससे ये जज नहीं कर सकते। हो सकता है 4 घर छोड़ के ही एक अलग ही तरीके का माहौल हो, तो वो आता है आपकी फैमिली से। तो यस, हम लोग ब्राह्मण हैं, पर वी आर मैथिल ब्राह्मण्स। आप गूगल पे जाओ, सर्च करो मैथिल ब्राह्मण्स एंड नॉनवेज, आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी। फिर आपको समझ में आएगा कि हमारे घर में जो सिखाया गया है वो हमारे लिए सही है, पर दूसरों के घर में जो सिखाया गया है वो उनके लिए भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीना राव जी का कि हाय शोना, व्हेन आर यू प्लानिंग योर नेक्स्ट ट्रिप एंड हैव यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर ब्रदर्स ड्रीम होम। तो पहले बता दूं, प्लानिंग फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप, यस, हम लोग ने सोचा है। हमें इस बार, देखिए अब मैं पहले से बता रही हूँ, हो ना हो, क्या ही नहीं होगा तो भी बता दूंगी, एक बड़ा वाला इंटरनेशनल ट्रिप करने का मेरा मन है। बहुत हो गया कि हम नजदीक में चले गए डर डर के कि नींव को 2.5-3 घंटा ही फ्लाइट पे बिठाएंगे, तो थाईलैंड चल लो, सिंगापुर चल लो। अब मन कर रहा है कि एक थोड़ा सा बड़ा लीप लिया जाए, तो उसकी प्लानिंग चल रही है, देखते हैं क्या होता है। तो यस, इंटरनेशनल ट्रिप तो प्लान कर रहे हैं। और भैया के घर का एक छोटा सा अपडेट ये है कि घर का काम बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ, जहां तक था वहीं तक है। रीजन ये है कि जो बेस्कॉम जो होता है, जो बिजली का सप्लाई चाहिए होता है उस लेआउट में, उसके लिए इन्होंने डाला था एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन वहीं का वहीं है। बैंगलोर में कुछ चीजें चेंजेस हुई हैं अभी, बीबीएमपी बीडीए सबके बीच में, उस चीज में फंसा रह गया है वो पेपर वर्क, और वो कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ा। कॉन्ट्रैक्टर भी पूरा ट्राई कर रहा है, पर वो कनेक्शन ही नहीं आ रहा। जब तक कनेक्शन नहीं आएगा, जो सोसाइटी है वो काम होने देगी नहीं। तो मेरे भैया का काम पूरा अटक गया है। आपको पता ही है 2025 किसी के लिए भी खास अच्छा था नहीं, तो भैया भी पिस चुके हैं, तो काम बिल्कुल आगे बढ़ा नहीं, इसलिए मैंने वीडियो में दिखाया नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू टेक क्रिटिसिज्म। यह है निश्चल कृष्णा प्रसाद जी का। वेर यू ऑलवेज कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। क्रिटिसिज्म, देखिए मैं सच बताऊं, टचवुड में बता रही हूँ आपको, मुझे नहीं आते उतने मेरे चैनल पे। देखिए जैसा आप कंटेंट बनाओगे वैसे ऑडियंस अट्रैक्ट करोगे। तो मेरे जो ऑडियंस है ना, मुझे लगता है कि वैसे हैं जो बहुत माइंडफुल वैसे भी हैं, और नो न्यूसेंस वाले ऑडियंस है, बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत मुझे लगता है दुनिया भी देखी है, जिंदगी भी देखी है, स्पिरिचुअल भी है, और बहुत तरीके का मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को मैंने अट्रैक्ट किया। क्योंकि जब मैं बाहर मॉल में जाती हूँ या कहीं होटल में जाती हूँ, मुझे मिलते हैं ना मेरे ऑडियंस, मुझे इतने अच्छे लगते हैं वो लोग, मुझे लगता है कि मैं इनसे 2 बातें सीख लूं। इनको तो मैं क्या ही बताऊं, सच में मैं आपको बता रही हूँ, अंगद भी वही फील करता है। तो इतनी अच्छी कम्युनिटी बिल्ड की है, तो मुझे नहीं मिलता है क्रिटिसिज्म उतना ज्यादा, तो मैंने कभी फेस ही नहीं किया है। उनको ज्यादा मिलता है जो ऑडियंस और मास को अपील करने के लिए कंटेंट बनाते हैं, कुछ से कुछ दिखाते रहते हैं, तो मिलेगा ही, फिर उनको बहुत मेंटल हेल्थ में इशू आती होगी। मैं इस मामले में बहुत केयरफुल रही हूँ शुरू से कि मुझे कुछ भी व्यूज के लिए नहीं बनाना है, तो भाई मुझे अच्छे लोग ही अट्रैक्ट करने हैं ताकि मेरा मेंटल हेल्थ जगह पे रहे, तो मैं ये वाला काम लॉन्गर रन के लिए कर सकूं। क्विक मनी मुझे नहीं बनाना। मैं वैसे भी मेरा जो यूट्यूब है वो राहु ड्रिवन नहीं है, शनि ड्रिवन है, तो आई एम हियर फॉर अ लॉन्गर रन। और धीरे धीरे ठीक है, अपनी ग्रोथ स्लो है, क्या कर सकते हैं, पर लंबे समय तक रहना है, तो इसलिए ऐसा करती हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक अ सेकेंड चाइल्ड, नंदनी पूछती है, इज अ चॉइस और अ सोशल एक्सपेक्टेशन। आई थिंक मेजोरिटी लोगों का ना ये सोशल एक्सपेक्टेशंस होता है। चॉइस तो देखिए मुझे लगता है कि पहला बच्चा पालते पालते ही मेजोरिटी औरतें तो समझ जाती हैं कि भाई है तो बड़ा डिफिकल्ट, और कितना भी कह लीजिए कि सपोर्टिव हस्बैंड, सपोर्टिव फैमिली, पर ज्यादा मेजोरिटी पार्ट तो माँ ही करती है, ज्यादा सेक्रीफाइसेस माँ को ही करना पड़ता। उसको बॉडी को अपना रिपेयर करने में कितना ही टाइम लग जाता है, कितने पैरामीटर्स बॉडी के जो फ्लक्चुएट होते हैं वो लॉन्गर रन में रहते हैं, तो बहुत कुछ वो फील तो करती है। पर उसके बाद भी सेकेंड चाइल्ड के लिए जाती है, तो मुझे लगता है कि 10 to 15% वुमेन तो इसलिए जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने बच्चे को सिबलिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी लाइफ में सिबलिंग्स को लेकर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, हमारे जाने के बाद बच्चे के लिए कोई तो होना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल फैक्ट नहीं है। देयर इज नो गारंटी कि जो आपका दूसरा बच्चा होगा वो आपके पहले बच्चे को देखेगा या नहीं देखेगा। जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, यू नेवर नो, तो ये तो एक जुआ खेलने वाली बात हो गई। पर ये बात तो 100% पता है कि दूसरा को पालने में भी मेहनत तो उतनी लगनी है, और पहले के बाद थोड़ा बॉडी, थोड़ा इन्वायरमेंट, आपकी लाइफ बैक ऑन ट्रैक आती है और तुरंत आप दूसरा कर लेते हो, फिर से वो करना ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। एंड ओनली अ वुमेन कैन डू इट, क्योंकि दे आर रियली ग्रेट कि वो फिर से जानते हुए, एक होता है आपको पहले बच्चे में पता नहीं होता कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस, आपको पता नहीं होता, आप दूर दूर से आपने देखा होता है पर आपको नहीं पता होता। पता होने के बाद भी दोबारा उसी जर्नी में चढ़ना, फिर से प्रेगनेंसी लेना, फिर आपको नहीं पता कि इस प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, अब क्या होने वाला है, वो सब जानते हुए भी दूसरे में जाना, मेजोरिटी इज बिकॉज ऑफ
काइंड ऑफ मैं कहूंगी सोशल प्रेशर जो फैमिली वाले देते हैं कि अब दूसरा हो ही जाना चाहिए, दूसरा करना बहुत जरूरी है, 2 तो बच्चे होने ही चाहिए। मुझे लगता है बहुत औरतें अब समझ रही हैं इस चीज को कि भाई एक काफी है, 1 एंड डन, इसको अच्छी जिंदगी दे दूं, इसको पूरा समय दे दूं, इसको सब कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे दूं, अच्छा एजुकेशन दे दूं, अच्छा माहौल दे दूं, काफी होगा। पर और ये बड़ा हो करके अपनी कम्युनिटी, अपने लोग फिर से डेवलप कर लेगा, स्टैब्लिश कर लेगा। पर मुझे लगता है वो ज्यादा प्रेशर सोसाइटी का रहता है। मे बी मैं गलत हूँ, हो सकता है ऐसा ना भी होता हो और आपको चाहिए कि आप दोबारा मदरहुड एक्सपीरियंस करो, पर आई थिंक वो कम परसेंटेज ऑफ वुमेन होती है जिनको बहुत मन है वापस से एक्सपीरियंस करने का। नेहा शर्मा पूछती हैं क्या आपको कम व्यूज इफेक्ट करते हैं, कोई भी इफेक्ट होता है आपको कम व्यूज की वजह से? कभी कभी और कभी कभी नहीं भी। कभी कभी जो लगता है यार ये वीडियो बड़ा अच्छा बनाया, बहुत टाइम दिया, बहुत टाइम से एडिटिंग किया, इसमें मैंने बहुत अपना पूरा बहुत मेहनत लगाई है, बहुत थॉट लगाई है, बहुत कुछ अच्छा मैं बताना चाह रही हूँ, फिर उसमें व्यूज नहीं आते तो लगता भी है बुरा। और जब देखती हूँ किसी को जो लगता है यार कितना लो एफर्ट कंटेंट है यार, ये कंटेंट तो इसमें से मतलब ऐसे ही बना लिया होगा ना, इसके पीछे कोई थॉट नहीं है, ये ऑडियंस तो कुछ नहीं दे रहा है, ये बंदा ये बस लेने आया है ऑडियंस से, फिर भी इतने व्यूज हैं तो हाँ, तो लगता तो है बुरा, पर ठीक है वो पार्ट ऑफ माई करियर है, क्या करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अतुल झा का, कुछ ऐसा नेगेटिव इमोशन जिसपे आपने बहुत काम किया हो, फाइनली उससे आप बाहर निकल पाए? यस, एक ऐसा नेगेटिव इमोशंस मुझे किसी के लिए था जो मुझे बहुत टाइम लगा उससे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि मैंने कर लिया कि ये नेगेटिव इमोशन जो मुझे इस इंसान के लिए है, और उस इंसान के लिए इसलिए था क्योंकि उस इंसान ने मेरे पेरेंट्स को बहुत परेशान किया था। तो माफ करना, आप समझ रहे हो कितना डिफिकल्ट होता है। पर मुझे समझ में आया कि ये जो इमोशंस है ये मुझे ही खोखला कर रहा है, मतलब ये बिटरनेस रख के मुझे क्या मिल रहा है ना, सामने वाला का जो हो रहा है, भगवान जो है फैसला करेगा, एट द एंड मुझे क्या है, अपना कर्मा देख ले। तो मुझे उससे डिटैच होना पड़ा। जितना ज्यादा पॉजिटिव मैं अपनी लाइफ में होने लगी, जितना ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट मैं अपनी लाइफ में जाने लगी, उतना ही अच्छे पेस पे ये नेगेटिव जो था मेरा किसी के लिए वो भी दूर जाने लगा। क्योंकि ये नेगेटिव इमोशन रखते हुए तो आप पॉजिटिव आउटकम नहीं पा सकते हो अपनी लाइफ में, तो वो दूर होने लगा। फिर जब मुझे कंप्लीट फ्रीडम मिल गया, इतना फ्रीडम कि वो इंसान अगर मेरे सामने अब आ भी जाए, आई हैव नो बिटर थॉट एंड आई हैव, मतलब कुछ भी नहीं, मेरे को कोई फीलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं, डजंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। तब मुझे लगा कि हाँ मैंने काबू पा लिया। वरना फॉर लॉन्गर ईयर्स ऑफ माई लाइफ मुझे इतना ज्यादा था कि अगर वो इंसान मेरे रूम में भी है तो मुझे एक सांस आने में दिक्कत होती थी। मुझे लगता था कि मेरी छाती पे किसी ने वजन रख दिया है, मुझे दिक्कत हो रही है, हैवीनेस आ गई है माहौल में, और मेरे अंदर से एक गुस्सा सा आ रहा है, मुझे कुछ तो करना है, कुछ तो बदला लेना है। समझ रहे हो आप? तो ये बहुत नेगेटिव इमोशंस हैं, इसके साथ अब आगे नहीं बढ़ सकते हो, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो उस पर जब मैंने काबू पा लिया तब मुझे लगा कि चलो कुछ तो किया, कुछ अचीव किया है, इस पॉजिटिविटी को मैंने लिटरली अपने अंदर लाया है। ओके, एकदम लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, स्मृति राव जी का है कि नीव अगर ड्रिंक करने लगेगा बड़ा होकर तो क्या आप उसको स्टॉप करेंगी? नहीं करूंगी मैं स्टॉप, क्योंकि मैं उसको बहुत पहले ही खुद से इस चीज के बारे में इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। ये चीजें मैंने अंगद के पेरेंट्स में देखी, वहां से सीखा। देखिए मेरे घर के तरफ आपको पता ही है बिहार में तो टैबू है पीना, है ना, कोई भी बाप नहीं चाहता, कोई भी माँ नहीं चाहती कि बच्चा पिए। तो वहां तो मैंने अलग माहौल देखा। लेकिन अंगद ने मुझे बताया कि जैसे ही अंगद 18 साल का हुआ, इसकी फैमिली उसके बाद में एक बार गोवा गई थी। वहां पे सबसे पहले इसके पेरेंट्स ने ही अंगद को वाइन टेस्ट कराया, अपने साथ बिठा के पिलाया, और उसके बाद से कभी भी जब अंगद मिले और कुछ पीने का प्रोग्राम बने इनके पेरेंट्स का, तो साथ में ये लोग एंजॉय करते थे। तो अंगद के दिमाग में कभी भी ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी कि पीना है, तो बहुत नॉर्मल तरीके से बच्चे ने उस चीज को एब्जॉर्व किया। तो ये मुझे उनका जो तरीका है बड़ा अच्छा लगा कि इस तरीके से बच्चे को ये फील ही नहीं कराया कि ये बहुत बड़ी चीज है। तो अंगद फिर गया कॉलेज, वहां पे भी पीते हैं, आपको पता है इंजीनियरिंग कॉलेज में तो लड़के पीते ही है, पर उसने इस चीज को कभी भी कुछ तो मैं अलग कर रहा हूँ एकदम उसे कभी लिया नहीं। तो बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहा और अपने पेरेंट्स से भी इस बात पे हमेशा खुला रहा, वो कोई टैबू नहीं क्रिएट किया। तो वैसे ही नीव के साथ भी मैं करूंगी कि जब वो बड़ा हो जाएगा, है ना, जब अडल्ट हो जाएगा, तो हम खुद ही इंट्रोड्यूस करेंगे कि देखो यार वाइन पी लेते हैं, या कभी चलो हम लोग ने कुछ अच्छा हुआ तो कुछ साथ में ऐसा कर लिया। तो उसको बहुत ही खुला माहौल वैसे मिलेगा, तो इस चीज को वो एकदम नशे की तरह नहीं लेगा। क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब कोई भंड होने के लिए पीता है। मेरे हिसाब से वाइन ले लो, विस्की लो, जो अच्छा लगता है ले लो यार, पियो, हल्का सिप करो लाइक अ कोल्ड ड्रिंक, और एंजॉय करो, कन्वर्सेशन अच्छा करो, मजे करो, भंड होकर न्यूसेंस क्रिएट मत करो। तो वो हमें पसंद नहीं है, तो हमारे बच्चे को भी वो पता
पता होगी कि कैसे पीना है, कितना माहौल में रहना है, एक अच्छे से एंजॉय करने के लिए करना है। तो हाँ, पर नीव कभी पीने लगेगा तो मुझे दुख है? नहीं, मुझे कोई दुख नहीं होगा। इट्स ओके, इट्स हिज लाइफ। समझदार बच्चा रहेगा, वो अब तक देख लेगा जो उसको ठीक लगता है ना, वो समझ जाएगा उस चीज को। तो हमारे तरफ से कुछ भी नहीं ऐसा नीव के लिए है, ये करेगा तो हमारी शान में कमी आएगी, ये करेगा तो हमारा नाक कट जाएगा। नहीं, हमारा नाक इतना आसान नहीं है कि नीव काट दे, वो हमारी जिम्मेदारी है। नीव अपना देख लेगा। तो उसमें हम बहुत कूल पेरेंट्स हैं थोड़ा, तो टेंशन नहीं है, उतना हो जाएगा। चलिए, ऑन दिस नोट देखिए, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको बेफिक्री से एकदम मस्त दे दूं, है ना, एकदम बिल्कुल खुले किताब की तरह। मुझे कोई डर नहीं लगता, कोई जजमेंट का डर नहीं लगता मुझे। जो मन में है मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ। अब जो आपको अगला वीडियो मिलेगा वो प्रॉपर हमारा व्लॉग वीडियो मिलेगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।